बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 में रिप्रोडक्शन यूनिट नंबर 14 जो है उसमें हम देखने वाले हैं जर्मिनेशन का प्रोसेस। जर्मिनेशन इन सीड को आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन भी हम इसमें देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड आपके सिलेबस में नहीं था, सो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सीड की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते चलूँ कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करें तो सीड के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं। उसके एक है सीड कोड जो कि उसकी फर्स्ट वाली लेयर है, देन एम्ब्रियो आएगा और एम्ब्रियो के बाद होता है वो एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो के बारे में बताते चलो तो एम्ब्रियो क्या है, एक टिनी प्लांट्स है जहाँ से रेडिकल और प्लूम्यूल जो है वो डेवलप होंगी, और एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो फूड को स्टोर रखे हुए होता है जो कि जर्मिनेशन में सीड ने स्टोर करनी होती है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सीड की 3 टाइप्स यहाँ पे, सीड कोड, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। और यहाँ पे 2 टर्म्स और आपको बताते चलो, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या है। यहाँ देखते हैं हम जर्मिनेशन में जब आते हैं फिर मैं आपको बताऊँगी कि हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम जर्मिनेशन को डिफाइन करते हैं कि जर्मिनेशन क्या है। सीड जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग। सीड जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सीड एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग में यानी कि न्यू पौधे में जब वो चेंज करेगा, डेवलप होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, जर्मिनेशन का नाम देंगे। तो हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन किस तरह से होगा। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द एम्ब्रियो सोक्स अप वाटर विच काज इट टू स्वेल स्प्लिटिंग द सीड कोड। जर्मिनेशन के दौरान में एम्ब्रियो को जब पानी हम प्रोवाइड करते हैं तो एम्ब्रियो को जब पानी वो अब्जॉर्ब करता है तो पानी अब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेल हो जाता है कोई भी सीड। तो स्वेल होने से उसका जो सीड कोड है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। तो सबसे पहले ये सीड के स्प्लिट अप होने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगी वो कौन सी आएगी, रूट्स आएगी। रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द रेडिकल प्रेजेंट इन द सीड। रेडिकल जिस चीज़ में कन्वर्ट होगा वो किसको करेगा, रूट को करेगा। और दूसरी टर्म हम यहाँ पे देखेंगे प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से न्यू शूट्स जो हैं वो अराइज होंगी। रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट ग्रो या दैट इमर्ज फ्रॉम द रेडिकल प्रेजेंट इन द सीड। उसके बाद जब हम देखते हैं तो प्लूम्यूल जो है वो सेकंड वाला इसका पार्ट है। प्लूम्यूल से न्यू शूट जो है वो राइज होती है। अगर हम यहाँ पे रेडिकल की बात करेंगे तो रूट जो इमर्ज हो रही है वहाँ पे इट ग्रोज रैपिडली, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी, एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द साइल। तो मिट्टी से सॉइल और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको अब्जॉर्ब करेगी। इन द नेक्स्ट फेज, अगली फेज में जाके क्या होगा, प्लूम्यूल डेवलप होगा इनटू अ टिनी शूट में विच इलोंगेट एंड कम्स आउट ऑफ द साइल। वो फिर ज़मीन से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जब हमने देखा कि तो फर्स्ट पे क्या हुआ कि एम्ब्रियो जो है वो वाटर को सोक कर रहा है। वाटर को सोक करने के बाद वो क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है। जब वो स्वेल हो जाएगा तो उसका सीड कोड जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमें ज़मीन पे नज़र आएगी, सॉइल में नज़र आएगी, वो रूट होगी। तो रूट कहाँ से इमर्ज होगी, रेडिकल से इमर्ज होगी। तो ये आपसे MCQs भी पूछा जा सकता है कि रेडिकल डेवलप इनटू किस में, रेडिकल किस में डेवलप हो रहा है, रेडिकल रूट में डेवलप हो रहा है। और प्लूम्यूल किस में डेवलप होगा, प्लूम्यूल शूट में डेवलप होगा। शूट हम तने को कहते हैं और रूट हम जड़ को कहते हैं। Root is the first structure that emerges from the radical present in the seed. It grows rapidly and absorbs water and nutrients from the soil. In the next phase, plumule develop into a tiny shoot which elongate and comes out of the soil. उसके बाद जब हम जर्मिनेशन की टाइप्स देखें तो there are 2 types of germination on the basis of hypocotyl and epicotyl. तो मैंने आपको बताना था कि हैप्पीकोटाइल और एपिकोटाइल जो है वो टर्म यहाँ पे क्या है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड अगर आप पढ़ लेते, अगर होता हमारे सिलेबस में, तो मैं आपको इसको फर्दर ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। तो एपोकोटाइल क्या है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेम जो कि अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी कॉटिलेडन्स की, उसको हम नाम देंगे एपिकोटाइल का। एम्ब्रियोनिक स्टेम जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी कॉटिलेडन्स की, उसको एपिकोटाइल का नाम दिया जाएगा। और हाइपोकोटाइल अगर वो बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी कॉटिलेडन की, फिर हम उसको हाइपो का मतलब क्या है, बिलो, और एपी का मतलब क्या है, अपर या अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम होगी तो उसको हम एपिकोटाइल का नाम देंगे, और अगर वो बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी कॉटिलेडन के तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे, एपिकोटाइल का। तो ये दोनों टर्म आपके यहाँ पे यूज़ होंगी। तो जर्मिनेशन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एपीजियल जर्मिनेशन है और हाइपोजियल जर्मिनेशन है। तो एपीजियल जर्मिनेशन क्या है, इन एपीजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल मैंने आपको क्या बताया है, बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम।
The hypocotyle elongates and forms a hook pulling the cotyledons above the ground. वो एक हुक बना देगा हाइपोकोटाइल जो है सॉइल पे, और कॉटिलेडन जो है वो ज़मीन के बाहर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास बीन्स हैं, कॉटन और पपाया, 3 एग्जांपल इसके। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं एग्जांपल। अगर हम देखें हाइपोजियल जर्मिनेशन को, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल जो है वो इलोंगेट होगा और फॉर्म हुक बनाएगा। अगर आप देखो उसमें एपीजियल में, तो एपीजियल में हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स हुआ था और उसकी हुक फॉर्मेशन हुई थी, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलोंगेट्स होगा और यहाँ पे हुक बनेंगे। इन दिस टाइप द कॉटिलेडन स्टे अंडरग्राउंड। एपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन जो था वो सॉइल के जरिए ज़मीन से बाहर आ गया था, अबव द ग्राउंड आ गया था, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में वो स्टे अंडरग्राउंड ही रहेगा। एग्जांपल इसकी हमारे पास आ जाएंगी, पी है मेज़ और कोकोनट, पी मटर और मेज़ यहाँ पे वो मकई आ जाएगी। और कोकोनट के पौधे में कौन सी जर्मिनेशन होती है, उसके सीड में हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ये आपसे 2 टाइप जो हैं इनमें डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है आपको हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन में, और इसके अलावा जर्मिनेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यहाँ पे अभी तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि हमने ब्रीफली डिस्कस किया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगेन मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में उसको डेफिनेशन उसकी बताती चलूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे एग की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म भी बनेंगे, दोनों की फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अब गैमेट्स यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमेट्स जो है वो एग कहलाता है और मेल गैमेट जो है वो स्पर्म कहलाएगा। इन दोनों की फॉर्मेशन को हम क्या नाम देंगे, गैमेटोजेनेसिस का। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस हैप्लॉइड डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस में डिप्लॉइड गैमेट्स मदर सेल जो होगा उसमें मियोसिस होगी और वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड द गोनेट्स। अब आपको अगर गोनेट्स की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप क्या लिखोगे, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। एक खास ऑर्गन में ये बनते हैं गैमेट्स, मेल भी और फीमेल भी। उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को हम क्या नाम देंगे, गोनेट्स का नाम देंगे। तो गोनेट्स 2 टाइप्स हैं गोनेट्स की, एक को हम मेल गोनेट्स कहते हैं और दूसरे वाला है फीमेल गोनेट्स। तो मेल गोनेट्स क्या है, मेल गोनेट्स आर कॉल्ड टेस्टिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये बेटा आपसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में। मेल गोनेट्स क्या कहलाएंगे, टेस्टिस कहलाएंगे, और टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, अब स्पर्म यहाँ पे क्या है, ये मेल गैमेट्स है स्पर्म। मेल गोनेट्स को हम टेस्टिस का नाम देते हैं। टेस्टिस के अंदर जब मेल गोनेट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होगा टेस्टिस में, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एस से स्पर्म है और ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। फीमेल गोनेट्स पाते हैं, फीमेल गोनेट्स आर कॉल्ड ओवरीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल इन ओवरीज इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि मेल गोनेट्स में किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दे रहे हैं। और फीमेल गोनेट्स में, फीमेल गोनेट्स को हम ओवरीज का नाम दे रहे हैं और ओवरीज के अंदर जब प्रोडक्शन ऑफ एग सेल हो रही है तो उसको हम ओजेनेसिस का नाम देंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं टॉपिक फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं, फॉर्मेशन उनकी हो जाती है गैमेट्स की, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन होगी। तो देयर आर 2 मैकेनिज्म बाय विच फर्टिलाइजेशन अकर। हमारे पास 2 मैकेनिज्म है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और दूसरी है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होगी जो कि आउटसाइड द बॉडी होगी। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखते चलें। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अब गैमेट्स ये कहाँ पे बने हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं ये मेल और फीमेल के वो गोनेट्स में बने हैं। मेल गोनेट्स में टेस्टिस बनी है और उस प्रोसेस को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया है, और फीमेल गोनेट्स में ओवरीज के अंदर जब एग सेल की प्रोडक्शन हुई है तो उसको हमने ओजेनेसिस का नाम दिया है। जब ये दोनों गैमेट्स बन गए हैं तो फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के हमारे पास 2 मैकेनिज्म हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और दूसरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा,
इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी, एग सेल जो है वो जिस्म के बाहर फर्टिलाइज होगा। इट अकर्ड इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, एक्वेटिक इन्वायरमेंट वो वाला इन्वायरमेंट है जो कि पानी, वो ऑर्गेनिज्म जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है वो होगा एक्वा। एंड बोथ द मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीज देयर गैमेट्स इनटू देयर सराउंडिंग एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। वो एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में होगी, और दोनों मेल और फीमेल एनिमल जो हैं वो एट अ सेम टाइम अपने गैमेट्स रिलीज़ करेंगे अपनी सराउंडिंग में, और इस फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में रिस्क रहता है ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू द इन्वायरमेंटल हैजर्ड सच एज अ प्रीडेटर, कि कोई भी प्रीडेटर जो है वो गैमेट्स को खा ना ले, गैमेट्स को यूज़ ना कर ले, इसलिए इसमें ये रिस्क रहता है लॉस ऑफ गैमेट्स का। एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो सारे बहुत सारे इन वर्टिब्रेट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं फिशेस और एम्फीबियंस, उनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होती है। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं फिशेस और एम्फीबियन, या आपको इस तरह से स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन किस में हो रही है, वो फिशेस में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में या मैमल्स में किस में हो रही है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स में हो रही है, फिशेस में और एम्फीबियन में। ये तीनों एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, फिशेस, एम्फीबियन और इन वर्टिब्रेट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है। उसके बाद आ जाएगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल उसके अपोजिट है, अगर वो आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो ये कहाँ पे होगी, ये इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल में होगी। एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसके फर्टिलाइज, जब एग सेल की फर्टिलाइजेशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सच एनिमल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये वाले एनिमल्स जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है ये अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इनमें हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। Reptiles and birds make protective shell around their egg cell and then they lay these eggs. Extra protection is provided to embryo and mother supply all that embryo needs. तो मैमल्स में क्या होगा, ये तो थी बात किस में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, कि वो क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव शेल जो है उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, और दूसरी बात जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड की जाती है एम्ब्रियो को। अगर हम मैमल्स की बात करें, इन मैमल्स द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन द मदर्स बॉडी। तो मैमल्स में डेवलपमेंट जो होगी फर्टिलाइज्ड एग की वो कहाँ पे होगी, विद इन द मदर्स बॉडी होगी। एग्जाम्पल अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की देखते चलें तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, ये तीनों के तीनों वर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप जो थे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में थे, और बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के, टोटल वर्टिब्रेट्स 5 ग्रुप्स पे है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, फिशेस एंड एम्फीबियन। तो फिशेस और एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो कि एक डिजीज़ का नेम है जो कि है एड्स। इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देती चलूँ, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आपको पूछा जा सकता है। तो एड्स है क्या, एड्स इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये ट्रांसमिट कैसे होती है, थ्रू सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए। अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज़ है, ये HIV वायरस से काज होती है। इसका एब्रीवेशन भी आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये उसका एब्रीवेट है। अगर आपसे रीज़न पूछी जा रही है, काज पूछी जा रही है, तो फिर आप उसको क्या बताओगे, ये वायरल डिजीज़ है जो कि HIV वायरस से प्रोड्यूस हो रही है। एब्रीवेट उसका क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद जब हम इफेक्ट की बात करते हैं कि एड्स जो है वो हमारे बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट करता है, तो एड्स डिस्ट्रॉय द डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, इम्यून सिस्टम को या फिर इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में होती है, इम्यून सिस्टम को हम डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड मे प्रूव फैटल। और ये बीमारी जो है ये बहुत मोहलक या ख़तरनाक हद तक साबित हो सकती है। यहाँ पे अगर हम बताते चलें, अगर यहाँ पे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करिए तो इसका मतलब है हमारे वाइट ब्लड सेल जो कि एज ए डिफेंस सिस्टम ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसका मतलब है ये एड्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, उन पे इफेक्ट कर रही है।
सिम्टम्स मैं आपको बताते चलूँ, HIV पॉजिटिव लोग जो हैं उनमें कोई भी सिम्टम जो है वो कोई भी इलनेस या कोई भी वीकनेस उनमें शो नहीं होती। इट्स सिम्टम ऑफन टेक मैनी ईयर्स टू डेवलप। इसके सिम्टम शो होने में बहुत साल लग जाते हैं, और अगर इसके सिम्टम जो हैं वो शो हो जाएँ, बीमारी की तशखीस हो जाए, तो एड्स का पेशेंट जो है वो सिर्फ 2 साल तक ज़िंदा रह सकता है। HIV में कोई भी सिम्टम जो है वो अपीयर नहीं होता, कोई भी इलनेस या कोई भी वीकनेस जो है वो शो नहीं हो रही होती, और इतनी जल्दी इसके सिम्टम अपीयर नहीं होते, और अगर एक दफ़ा एड्स के सिम्टम अपीयर हो जाए तो फिर पेशेंट जो है वो सिर्फ 2 साल तक ज़िंदा रह सकता है। और ये आपका MCQs है। उसके बाद स्प्रेड भी पूछा जा सकता है कि एड्स जो है वो किस तरह से स्प्रेड होगी। तो सबसे पहले जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो सबसे मेन काज है एड्स के फैलने की। उसके बाद सेकंड वाला है यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज। अगर डॉक्टर जो है वो इन्फेक्टेड सिरिंज को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो भी कॉज है एड्स के फैलने में। उसके बाद प्रेग्नेंट मदर से न्यू बॉर्न बेबी में भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके अलावा जो है वो बार्बर ब्लेड अगर इन्फेक्टेड है तो उसके ज़रिए भी ये बीमारी फैल सकती है। और फिफ्थ वन है हमारे पास ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर एक एड्स पेशेंट जो है वो किसी भी हेल्दी पीपल को, किसी भी हेल्दी मैन को अपना ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि अपना स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड जो है वो करवाए। अगर वो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड नहीं करवाता और उसको एड्स है, तो वो उसके ब्लड से एड्स जो है वो किसी हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड जो है वो भी मेन काज है एड्स के फैलने में। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज, प्रेग्नेंट मदर टू अ न्यू बॉर्न बेबी थ्रू द बार्बर ब्लेड और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तो ये थे मेन काज। अब आपको ये बताते चलो कि कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हम एड्स से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर हम कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करें तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज़ जो है वो हम कम कर दें या ख़त्म कर दें तो फिर भी एड्स से बचा जा सकता है। उसके बाद ये थर्ड वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि ब्लड को ट्रांसफ़र करवाने से पहले हमेशा जो है वो स्क्रीनिंग करवाई जाए कि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड को स्क्रीन करवाया जाए किसी को भी ट्रांसफ़र करने से पहले ब्लड को। अगर हम स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड करवा लेंगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से पहले तो फिर भी एड्स से बचा जा सकता है। तो ये 3 प्रिवेंटिव मेजर थे जिन पर हम अप्लाई करके एड्स से बच सकते हैं। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन का यूनिट जो कि ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे इनहेरिटेंस वाले यूनिट्स में जो कि शॉर्ट के अकॉर्डिंग है, और इंशाल्लाह उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे जो भी शॉर्ट सिलेबस में हुए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।